विषय है व्यापार की चौपाट कैसे खेले। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपसे एक आज ऐसी बात करना चाहता हूं जो मुझे भी किसी से प्रेरणा मिली है। मैंने भी यह व्यापार की चौपाट कैसे खेली है और कैसे उसमें कामयाब होना है वो सोच के मैं कर रहा हूं। वही चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो चीज मैं बताने वाला हूं वो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, न तो किसी ने बताई है, न कहीं मैंने वीडियो में देखी है। ये एक चीज मैं ऐसी बता रहा हूं जो मैंने आप सबसे ही सीखी है, जिसके बारे में भी मैं ये मुद्दे बताने के बाद आपको बोलूंगा। दोस्तों, कपड़ों का व्यापार है, आपको कामयाब होना है और आज के इस इतनी स्पर्धात्मक वातावरण में एक दूसरे के गले काटने में पड़े हैं, उसमें आप अपनी सुकून वाली जगह कैसे बनाएं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके जीवन में कुछ नया हासिल करने में मदद रूप होगा। चलो दोस्तों, ये 6 मुद्दे मैं बताता हूं। सबसे पहला है, आप कपड़ों के व्यापार में हो तो अपने आप को वही वातावरण में ढालिए। जी हाँ दोस्तों, बचपन से लेके आज दिन तक वही वातावरण में आप सोचते रहोगे, देखते रहोगे, आजू बाजू वही वातावरण होगा तो आप जल्दी सीख पाओगे, जल्दी उसका आप प्रैक्टिकल हर रोज के जीवन में उसको डाल सकोगे और आप आशा के किरण जलाए रखोगे और कामयाबी की तरफ धीरे 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 आगे बढ़ोगे। दूसरा पॉइंट आता है, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। घबराइए मत, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क है तो आप है। किसी ने सच ही कहा है ना, रिस्क से इश्क करो। जी हाँ, आप रिस्क लीजिए और यही सोचिए कि ये रिस्क मैंने ली तो इसमें अगर मैं नाकामयाब हुआ तो क्या, अब हम दूसरे रिस्क लेंगे। रिस्क तो लेना अनिवार्य है, रिस्क से आदमी कामयाब बनता है। आप यही सोच के, यही मनोबल से रिस्क लीजिए, डरिए मत, क्योंकि आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो जरूर होगा ही। आपकी सोच ही आपको रिस्क लेने में प्रेरणा देती है और आप आगे बढ़ते हो। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है, जो भी नई परिस्थितियों में आप आ जाते हो उसमें आप ढल जाइए। जैसी परिस्थिति होती है ना, उसमें आनंद कीजिए, बी पॉजिटिव। परिस्थितियां हमेशा एक तरीके की नहीं होती, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। कभी हमको रिश्तों में तकलीफें आती है, कभी पैसे में तकलीफ आती है, कभी शरीर के स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के बारे में तकलीफें आती है, या तो फिर बिजनेस में हमको तकलीफें आती है। कोई बात नहीं, अपने आप को शांत दिमाग से वो परिस्थिति में ढाल दीजिए और आगे बढ़िए। चौथा आता है, दोस्तों, 1 रुपए के लिए चवन्नी मत गंवाएं। जब आप एक बिजनेस शुरू किया है तो आप ये सोचोगे कि नहीं, मैंने ये 100 रुपए की साड़ी ली है ना, मैं 100 रुपए की लूंगा। दोस्तों, एक बढ़िया सा उदाहरण देता हूं। एक व्यापारी भाई साहब थे, उन्होंने चीनी का धंधा शुरू किया। चीनी खरीदी, कितने मालूम है? 100 बोरियां चीनी के खरीद के आए। उसने एक बोरी का दिया था 1000 रुपया, तो उसने वो 100 बोरी का उसके हिसाब से उसको पैसे दे दिए, बोरियां लेके आ गया। बोरी से निकाल के वो सबको रिटेल में बेचने लगा। उसने जो भाव से खरीदी थी ना चीनी, वही भाव में बेच दी।
अभी पूरा उसका फ्रेंड सर्कल, परिवार, पहचान वाले हंस हंस के उल्टे हो गए कि तूने ये क्या घाटे का सौदा किया। तू एक 100 रुपए की चीनी लेके आया है, उसको 100 रुपए में बेच दिए, तो अभी फायदा क्या है तेरे को। तो उसने बोला, दोस्तों ये 100 रुपए की चीनी लेके आया हूं ना, उसमें मेरे को फायदा क्या है मालूम है? 2 फायदे हुए। एक तो ये कि जब मैंने वो बोरी में रखी चीनी बेच दी तो मेरे पास बोरियां बची ना, कितनी? 100 बोरियां बची। उसको मैंने वो रद्दी वाले को बेच दी, एक एक के मेरे को 10-10 रुपए आए। 100 बोरी के कितने आए? मेरा यह मुनाफा हुआ कि नहीं? एक। और दूसरा, ये भाव से भाव, प्राइस टू प्राइस, रेट टू रेट मैंने सब कस्टमर को बेच दिए हैं। वो कस्टमर मेरे दिल से जुड़ गया, मेरी दुकान से जुड़ गया, मेरे व्यापार से जुड़ गया। अभी वो कहीं भी कुछ लेने नहीं जाएगा। यही चीनी मैं उसको डबल भाव में बेचूंगा ना तो मेरे से ही लेगा। ये मेरे मुनाफे। जी हाँ दोस्तों, ये एक समझने वाली बात है। आप इस तरीके से सोचो कि आप 1 रुपए के पीछे जो भाग दौड़ करते हो ना, उसके पीछे आप चवन्नी का बिजनेस मत खोइए। आप सोचिए कि आपको इसमें से क्या मुनाफा मिल सकता है, दिमाग लगा के कीजिए। ये था 4 नंबर का पॉइंट। 5वां पॉइंट है, हमेशा आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका एक सीक्रेट रखिए। कोई बिजनेस सीक्रेट इधर उधर बांटते मत घूमिए। आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका पैसा किधर से आता है, आपके कस्टमर कौन है, कैसे आप बिजनेस मेला में पार्टिसिपेट करने वाले हो, उधर क्या चीज डिस्प्ले करने वाले हो, ये कुछ बताओ ही मत। ये कुछ मत करो, सीक्रेट रखो। चुपचाप अपना काम करते रहो और बिजनेस करते रहो। छठा और अंतिम ये है, हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, पहले व्यापार फिर मौज शौक। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा जो भी छोटी रकम से बिजनेस शुरू किया है, एक 25,000 का केसरिया से कपड़ा खरीदा है, उसको 30,000 में बेचते हो तो आपको 5,000 जो मुनाफा हुआ उसकी भेलपूरी मत खा जाइए। वो 5,000 25,000 से जोड़ के 30,000 हुआ, वो 30,000 के 30,000 फिर से आप केसरिया से कपड़े लीजिए, वो 30,000 का आप 45,000 में बेचिए और 45,000 का जो मार्जिन, वो पूरा जो है पैसा, उसका फिर कपड़े लीजिए और वो आप 65,000 में बेचिए। 65 के बाद सीधा आप कपड़ा लेके 1 लाख में बेचिए और 1 लाख का फिर 1.5 लाख में बेचिए। इस तरीके से आपकी जो 25,000 की मूडी थी, कैपिटल थी, वो सीधा हो गई 1.5 लाख। बस यही करते रहिए, लेकिन पहले बिजनेस, और जब आपको लगे कि आप ऐसे मुकाम पे पहुंचे हो जहां आप शांति से सांस ले सकते हो बिजनेस के अलावा भी, तब मनोरंजन में पैसे डालिए। आप हांगकांग जाइए, आप सिंगापुर जाइए, आप वर्ल्ड टूर कीजिए, आप दुबई कीजिए, लेकिन वो बाद में। पहले आता है आपका सबसे बड़ा चीज, वो है बिजनेस। दोस्तों, ये 6 मुद्दे आपने लिख लिए। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये मैंने पहले बताया था कि ये 6 मुद्दे मुझे मेरे कस्टमर ने बताए। मैं बताऊं ये किसने? दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक देश था। तभी सिंध पाकिस्तान में एक कम्युनिटी रहती थी, वो कम्युनिटी थी सिंधी। जी हाँ दोस्तों, वो लोग लाहौर स्थित उधर जो सिंध इलाका है वहां पे रहते थे। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ तब बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाते हैं सिंधी, तो वो लोग पाकिस्तान को छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपनी दुनियादारी छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। जीरो यहां पे आए तब उनकी क्या थी आमदनी, और उनका बैंक बैलेंस क्या था? जीरो से धीरे धीरे वो ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि हिंदुस्तान खुद को एक मजबूत बेस दिया।
जो पाया होता है ना, वो किसने दिया? सिंधी कम्युनिटी ने दिया। और सिंधी के बारे में, सिंधी की सोच क्या है बिजनेस के बारे में, यही मैंने आपको ये 6 पॉइंट में बताया। आप समझे ना, उनकी सोच यही होती है कि हम नए वातावरण में चले जाएं, नई परिस्थिति में अपने आप को ढालें, रुपए के पीछे ना भागे, चवन्नी का सोचे, जो मैंने आपको बताया। ये सब 6 मुद्दे मैंने उनसे ही सीखे हैं जो आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मेरा जो नाम है सुधांशु अंतानी, मैं सिंधी नहीं हूं, मैं गुजराती हूं, लेकिन मैं सिंधियों के साथ पला बड़ा हुआ हूं। कभी 1947-48 में जब पाकिस्तान से जब सिंधी भाई लोग पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आए, तो वो कहां से आए? गुजरात में जो कच्छ है, उधर से सब माइग्रेट होके सब इधर आए कच्छ में उन्होंने अपनी दुनिया बनाई, आदिपुर और गांधीधाम। आदिपुर में जब मेरे फादर शिपिंग कंपनी में कांडला पोस्ट पे एक बड़े ही अफसर थे, तब ये हाथ में झोला लिए सब सिंधी भाई आए थे। और आज आप जाके देखिए अपने आदिपुर और गांधीधाम, उसकी पोजीशन क्या कर दी है, उनके ही बलबूते पे। इतनी आत्मीय सूझ होती है सिंधियों में कि ये, और ऊपर से ये कह दूं कि सिंधी मोर देन 80% कपड़ों के व्यापार में ही माहिर होते हैं। ये मेरा अनुभव है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिसके पास में रह के मैं बड़ा हुआ हूं और आपके साथ इतना खुलेआम बात कर सकता हूं। दोस्तों, सिंधी की बात निकलती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? हिंदुजा ग्रुप के अशोक हिंदुजा के, ब्रिटिश के जमाने के सबसे बड़े सिंधी व्यापारी। उसके बाद आता है हीरा लीला। यस, हीरा लीला जी एक छोटे से वर्कर, और उन्होंने हॉकर के तौर पे हांगकांग जाके अपना व्यापार शुरू किया। आज वो कहां से कहां उसका हीरा लीला नाम पड़ता है तो दुनिया में सबके कान ऊंचे हो जाते हैं, इतना बड़ा कामयाब। उसके बाद राम जेठमलानी ले लीजिए, लाल कृष्ण अडवाणी जी ले लीजिए, फिर निरंजन हीरानंदानी ले लीजिए, अक्षय कुमार अपने फिल्म आर्टिस्ट, उसकी सरनेम भाटिया है, वो अपना सिंधी भाई है। और एक और नाम देता हूं मैं, वो है रणवीर भावनानी। ये रणवीर सिंह आप बोलते हो ना, रणवीर सिंह लालवान, ये भावनानी है। और समीर भाटिया, उसका तो नाम हमें भूल ही नहीं सकते हैं, जिसने ईमेल का हॉटमेल नाम का शुरू किया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। ये है हमारे होनहार सिंधी भाइयों, जिसने जीरो से, दोस्तों मैं इनके बारे में इतना बोलता इसलिए हूं कि हमने ऐसे कई देखे हैं जो जीरो से हीरो बन गए थे। है बहुत है पूरे दुनिया में, जो जीरो थे वो हीरो बन गए। लेकिन हमारे सिंधी भाई ऐसे हैं जो जीरो से हीरो तो बने, लेकिन हीरो से फिर जीरो बन गए थे जब पार्टीशन हुआ, और उसके बाद हीरो से फिर जीरो से फिर हीरो तक की दौड़ लगाई। और आज हम इनके बारे में बात करते हैं। मित्रों, मैं जब सिंधी भाइयों की बात करता हूं तब मैं उनको एक भाव से, अपने दिल से, पूरे हृदय से एक आमंत्रण देता हूं कि मेरे सिंधी भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जरूर से सूरत गुजरात आइए और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का मुलाकात लीजिए। और हाँ, आजमाइश कीजिएगा, आपका भाई इधर आपके लिए हाजिर होगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।